हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम फिर अपनी इकोनॉमी की जो क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी उसको हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि आर्थिक जो ग्रोथ होती है और आर्थिक जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे, बहुत डीप में जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपी पीसीएस या आईएएस का मेंस का भी अगर इससे प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, वो आपका हर जगह लागू होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में अगर हैं तो ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे आपका कोई भी तरह का क्वेश्चन, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, सारे इसमें आपके समा जाएंगे। और इसकी एक नहीं दो क्लासें होंगी, एक आज होगी, एक कल इसकी एक और क्लास आएगी। और मैं इससे पहले आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की जो क्लासें हैं वो कंप्लीट हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट आपका इंडियन हिस्ट्री करा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने संपूर्ण प्राचीन इतिहास की एक मैराथन क्लास बनाई है, जिसमें पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास आपका कवर कराया गया है। और उसके साथ ही साथ मैंने संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की भी मैराथन क्लास कराई है, जिसमें पूरा आपका क्या है मध्यकालीन भारतीय इतिहास कवर किया गया है। उसके बाद आधुनिक, संपूर्ण आधुनिक इतिहास पर एक सीरीज मैंने बनाई है, जिसमें दो क्लासें आपकी आई हैं, जिसमें दोनों में मैंने क्या है पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास कवर करा दिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद भारतीय भूगोल, इसकी मैराथन आपकी बन चुकी है। इसकी मैराथन दो क्लासें हैं, बहुत अच्छे से मैंने कराया है मैप के थ्रू, और डाटा का इतना अच्छा मैंने डेकोरेशन किया है, बहुत मज़ा आएगा आपको ये क्लास देखने में। और उसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत टिपिकल चीज़ होती है, लेकिन मैंने इतने आसान और इतने फॉर्मेट इतने अच्छे से मैंने बनाया है इसको, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप ये क्लासें देखते हैं तो ज़रूर ये देखिए जाके, आपको वाकई आपको एहसास होगा कि वाह क्या चीज़ है। अब इसके बाद हम अपने इस चैप्टर पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था विकास के आधार पे जो आपकी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, तो एक कमेंट आया था कि सर आपने तो दो ही तरह की बताई थी और विकास के आधार पे तो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो उसको पहले आप क्या कर लीजिए, एक बार उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। देखिए, विकास के आधार पे वैसे तो आपकी दो तरह की, एक तो विकसित और एक विकासशील होती हैं, लेकिन कहीं कहीं माना गया है कि ये तीन तरह की भी होती हैं। जैसे कि आपकी क्या है विकास के आधार पे एक अविकसित अर्थव्यवस्था भी होती है। एक तो आपकी विकसित होती है, एक आपकी क्या होती है विकासशील, और एक आपकी क्या होती है अविकसित होती है। यहाँ पे नंबर में डालना भूल गया, यहाँ पे 3 नंबर पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, आपको समझना है। तो देखिए, विकसित जो होती हैं उनमें क्या होता है विकास हो चुका होता है, क्या है विकास हो चुका है। और जो विकासशील होती हैं उनमें विकास हो रहा है, उनमें क्या है वो डेवलप कर रही हैं। लेकिन जो अविकसित होती हैं उनमें विकास की क्या है ज़रूरत है, और विकास अभी क्या है हुआ नहीं है। उनमें ज़रूरत तो है विकास की, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो ये सारी बातें इसमें होती हैं। और मैंने इसमें क्या है, इसमें उच्च प्रति व्यक्ति पीसीआई, जीडीपी का उच्च स्तर, उच्च तकनीकी जीवन स्तर का हाई लेवल, उच्च शिक्षा का स्तर, उच्च जीवन प्रत्याशा, आधारभूत संरचना, ये सब बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे होती हैं। जबकि यहाँ पे क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों का क्या होता है विकास हो रहा होता है। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, इसमें ग्रोथ कर रही होती है, जीडीपी का स्तर बढ़ रहा होता है, और तकनीकी विकास में ये मतलब आगे अग्रसर होते हैं, शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा होता है, जीवन प्रत्याशा, आधारभूत संरचना, इन सब में क्या हो रहा होता है यहाँ पे सुधार हो रहा होता है। और यहाँ जो है, यहाँ हर चीज़ क्या होती है निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, जीडीपी का निम्न स्तर, तकनीकी आपका विकास जो है निम्न है, और जीवन स्तर भी निम्न है, शिक्षा का स्तर निम्न, मानव पूंजी का स्तर कम होता है, जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। और मैंने यहाँ पे बताया था ये आपके क्या हैं विकासशील जो हैं, ये भारत है, चीन, ब्राज़ील, और ये आपका क्या है विकसित यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ये ऐसी कंट्रीज हैं ये जो विकसित हैं। अब आइए आप आगे, अब यहाँ पे आइए आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। अब हम इस पे आए हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्या है आज का जो टॉपिक है वो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या सर आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि एक ही चीज़ होती है? ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्या आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि एक ही चीज़ होती है? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। देखिए, मैंने एक तरफ आर्थिक वृद्धि को लिखा है, एक तरफ आपको आर्थिक विकास को लिखा है।
आर्थिक समृद्धि बोलें या वृद्धि बोलें, वैसे समृद्धि का मतलब प्रॉस्पेरिटी हो जाता है और वृद्धि का मतलब ग्रोथ हो जाता है। फिर भी हम क्या समझते हैं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक समृद्धि एक ही है, और आर्थिक विकास आपका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। इसको दोनों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो बिल्कुल क्लास के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें इसका बहुत डीप कॉन्सेप्ट उसमें भी आपका आने वाला है। अब देखिए, आर्थिक वृद्धि ये क्या करती है, ये क्वांटिटी में वृद्धि को बताती है। जो क्वांटिटी होती है ना किसी भी चीज़ की, मात्रात्मक जो वृद्धि होती है, जैसे कि आज हमारे पास 100 रुपये हैं, हमने क्या कर लिए 200 कमा लिए, तो ये हमारी मात्रात्मक वृद्धि जो हुई ना, वो हमारी क्या हो रही, ये हमारी आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक ग्रोथ होती है। और जो हमारा आर्थिक विकास है ना, ये जो आर्थिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये क्या आपका कॉन्सेप्ट है, ये एक व्यापक अवधारणा, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया जा सकता है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी शामिल है, और इसमें आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसमें सांस्कृतिक विकास भी शामिल है। इसमें लैंगिक असमानता को भी दूर करने की बात की गई है। इसमें आपका क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाओं का इन्वॉल्वमेंट है। इनमें शिक्षा को सुधार की बात की गई है। इसमें सारी चीज़ों पे आपका क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो होती है, इंक्लूसिव जो समावेशी विकास होता है, उसकी बात की गई है। अब देखिए, इसमें मैं आपको क्या बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जीडीपी के बारे में बात की जाती है आपकी आर्थिक वृद्धि में, कि आपकी अगर जीडीपी बढ़ रही है, आज 7% थी, कल 8% हो गई, 9 हो गई, तो ये आपकी क्या है, जीडीपी में जो वृद्धि होती है वो आपकी आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। या पीसीआई जो प्रति व्यक्ति आय होती है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि एक व्यक्ति की कितनी आय है, एक व्यक्ति कितना कमाता है। ये अगर किसी देश में बढ़ रही है, इसका मतलब वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। क्या है, उसकी इकोनॉमिक जो वृद्धि है वो हो रही है, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि हो रही है। अगर गरीबों की आबादी में कमी हो रही है, मतलब वहाँ के लोग जो गरीब थे उनकी गरीबी की संख्या में कमी आ रही है, और वो थोड़ा सा विकास कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या है, वृद्धि कर रहे हैं। इकोनॉमिक आपके क्या है, इकोनॉमिक जो वीक थे वो इकोनॉमिक स्ट्रोंग हो रहे हैं। तो आपका क्या है, वो आपके क्या कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक आपका क्या है, आर्थिक विकास है, इसमें आपका समस्त विकास, आपका होल डेवलपमेंट आपका शामिल होता है। समग्र कल्याण की भावना इसमें होती है। ओवरऑल वेल बीइंग मतलब, ओवरऑल बीइंग मतलब हर क्षेत्र में आपका क्या होना चाहिए, हर क्षेत्र से आपका विकास, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, आपकी एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, आपका समाज में और आपका समाज के साथ जो संबंध है वो बेहतर होना चाहिए, आपकी तकनीकी और गुणवत्ता, उत्पादकता सारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। जैसे कि मजबूत आधारभूत संरचना, लाइट है, रोड्स हैं, ट्रैफिक्स है, ये सारी चीज़ें, स्कूल कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर होनी चाहिए। अनुसंधान और रिसर्च अच्छे लेवल पे होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, उत्पादकता और तकनीकी में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आपका होना चाहिए। किसमें सुधार होना चाहिए, जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी लाइफ आपको जीना है। ये आपका क्या कहता है, आर्थिक विकास। अब देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए एक इमेज के थ्रू भी यही सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। देखिए, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में वही सीधा सीधा वही कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर भी क्या है, मात्रात्मक वृद्धि, और यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्वालिटी और प्लस क्वांटिटी दोनों की बात की गई है। आपको मात्रात्मक वृद्धि तो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है तो ये क्या है आपका, यही आपका आर्थिक विकास है। तो कहने का मतलब जो है, आर्थिक विकास है ना, उसमें आर्थिक वृद्धि भी शामिल होती है। आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि भी शामिल होती है, लेकिन जो आर्थिक वृद्धि है उसमें आर्थिक विकास शामिल हो ऐसा नहीं है। अब देखिए, इसको समझिए इमेज के थ्रू। ये एक व्यक्ति है, एक छोटा मतलब एक छोटा मोटा बच्चा है, और ये बड़ा ही मतलब क्या है, एकदम देखिए आपको दिख रहा होगा, बड़ा ही क्या है, मोटा ताजा बच्चा है। अब यहाँ पे ये क्या है, जैसे कि इसका वेट है आपका 50 kg। अब इसको क्या है, देखिए मोटे ताजे व्यक्ति को बड़े खाने का शौक होता है, ये खाना खाएगा, खाना खा के इसकी शारीरिक वृद्धि और होगी, तो ये क्या है, 70 kg का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी शारीरिक वृद्धि होगी, मतलब इकोनॉमिक ये वृद्धि कर रहा है, मतलब खाना खा के मोटा हो रहा है। ये क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, इकोनॉमिक वृद्धि इसकी हो गई, ये फूड वगैरह खा खा के अपने आप को बड़ा ही मोटा ताजा कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पे आप इमेज देखिए, इन बच्चों की इमेज देखिए, ये भी खाना खा रहे हैं, लेकिन ये खाने के साथ क्या है, गुड फूड ले रहे हैं, एप्पल्स ले रहे हैं, बनानास ले रहे हैं, प्रोटीन वाली
चीज़ें ले रहे हैं। और ये इसके साथ साथ क्या है, क्लास में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, स्पोर्ट में भी अच्छा खेल रहे हैं, म्यूजिक का भी इनको बहुत अच्छा सा वो है, और इनकी हेल्थ भी क्या है, एक गुड हेल्थ है, बैड हेल्थ नहीं है। तो ये आप जो ये सारी चीज़ें जिसमें ये शामिल होंगी, यही आपका इकोनॉमिक क्या कहलाएगा, ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। अब इनमें इनकी मात्रात्मक क्वालिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इनका वजन भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, इनकी क्वालिटी में भी सुधार आएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आर्थिक विकास कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि कहलाएगी। आपको शायद चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पैरामीटर्स की तरफ चलते हैं। देखिए आर्थिक वृद्धि को देख लीजिए। आर्थिक वृद्धि को हालांकि मैंने जो भी अभी समझाया वही आपका यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी आप समझिए। आर्थिक वृद्धि देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि क्या है, आपकी क्वांटिटी, मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है। ये बार बार चीज़ें सामने आने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ, बोले तो क्वांटिटी में वृद्धि। इसका क्या होता है, परिमाण को मापता है। ये क्या है, इसमें परिमाण को मापा जाता है कि आपने कितनी मात्रा में ग्रोथ की है। जैसे कि अगर जैसे अभी बच्चे को दिखाया 50 kg का था, उसने खाना पीना खा पी के आपको 70 kg का बना लिया, तो वो उसकी क्वांटिटी यानी कि परिमाण को दर्शाता है, कितना बड़ा है। तो ये आपका होता है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, जीडीपी की ग्रोथ आपकी होती है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, और जीएनपी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें वृद्धि, और जो पीसीआई होती है ना, प्रति व्यक्ति आय, इसमें वृद्धि। इन सारी वृद्धियों को देखा जाता है इस चीज़ में। अब किसी देश की आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे बेहतरीन मापन उसका क्या है, उसकी पीसीआई को माप लीजिए। क्या है, आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बेहतरीन मापन कैसे होगा, जो आर्थिक वृद्धि है उसकी सबसे सटीक माप कैसे निकाली जाएगी, तो उस देश के नागरिकों की, उस देश के व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय है, मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता है एक दिन में या एक साल में कितना कमाता है, वो अगर आप निकाल लेते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा इस देश की आर्थिक ग्रोथ जो है वो कितनी है। जैसे कि मान लिया एक व्यक्ति की सालाना इनकम मान लिया कि 50,000 रुपये थी। अब अगली साल जब हमने उसकी कैलकुलेट की, उसकी आर्थिक वृद्धि को देखा, तो वो मान लिया कि 1 लाख उसकी क्या हो गई, 1 लाख उसकी क्या हो गई, उसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई सालाना। तो क्या किया है उसने, अपनी क्या है आर्थिक ग्रोथ को बढ़ा लिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा लिया है। यही आपकी सबसे बेहतर क्या होती है, पीसीआई से आपका मापन सबसे बेहतर किया जाता है। और पीसीआई निकाली कैसे जाती है ये भी आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पीसीआई का फार्मूला भी लिख दिया है। देखिए पीसीआई क्या होती है, एक व्यक्ति की आय होती है, देश के जो जितने भी नागरिक होते हैं उनकी अपनी पर्सनल इनकम होती है कि वो साल में कितना कमाते हैं। तो वो कैसे निकलेगी, मान लिया कि एक देश में 100 लोग हैं और उन्होंने टोटल आपकी जो अर्निंग की है एक साल में, मान लिया कि उन्होंने 1 लाख रुपए की 100 लोगों ने अर्निंग की है, टोटल लोगों ने 1 लाख की। तो आप कैसे निकालेंगे कि उन 100 लोगों की जो 1 लाख टोटल अर्निंग है उनकी प्रति व्यक्ति की कितनी बनेगी, तो आप 100 से भाग कर देंगे, किसको, जो टोटल इनकम है। तो यहाँ पर भी वही है कि आप प्रति व्यक्ति आय अगर निकाल रहे हैं तो राष्ट्र की आय को आप ऊपर रखिए और जितनी भी जनसंख्या है आप उसको नीचे रखिए। तो आप उस जनसंख्या क्या है नीचे रखिए और आय को ऊपर रखिए, तो आपकी क्या है प्रति व्यक्ति आय आपकी निकल के आ जाती है। ये आपका प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला होता है। तो ये फार्मूले को आप याद रखना, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, कुल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन। आप इससे क्या निकाल सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय। आपसे ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला कौन सा है, तो हो सकता है जनसंख्या ऊपर दे दें और आपका नीचे क्या दे दें, आपकी आय दे दें, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब ये जो पीसीआई है इसमें देखिए कैसे क्या वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे पीसीआई से कैसे लेवल को मापा जाता है। देखिए मान लिया एक ए व्यक्ति है जिसकी पीसीआई कितनी, 1,000 रुपये आपकी पर ईयर है, और एक व्यक्ति है जिसकी 1,200 रुपये है, एक व्यक्ति जिसकी 2,100 रुपये है। तो आप किसकी पीसीआई को बेहतर मानेंगे, किसकी आपकी क्या है बेहतर मानेंगे, तो इसकी ही मानेंगे ना। और इसकी अगर बेहतर होगी तो इसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इसकी गुड पीसीआई होगी ना हमारे हिसाब से, तो इसकी गुड क्वालिटी भी होगी, अच्छी इसकी क्या होगी गुणवत्ता होगी, इसका वेल एजुकेशन होगा, अच्छा एजुकेशन भी ये ले रहा होगा, इसका हेल्थ भी गुड होगा, हेल्दी फूड खा रहा होगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट इसका मानव का जो विकास है वो भी बहुत अच्छे लेवल से ये कर पाएगा, इनकी तुलना में ये अच्छे लेवल से कर पाएगा।
क्योंकि इसकी पीसीआई उनकी दोनों से क्या है बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी इनकी पीसीआई है। तो ये आपकी क्या है पीसीआई बोले तो इकोनॉमिक ग्रोथ, पीसीआई इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ आप भी कह सकते हैं, क्योंकि पीसीआई से ही इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बेहतर मापन होता है। अब आगे बढ़िए दोस्तों, अब आते हैं आर्थिक विकास पे। ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो हमने समझ लिया वो आर्थिक आपकी क्या थी, वृद्धि थी, और हमने इसको समझ लिया है। अब हम आगे जो समझेंगे वो आर्थिक विकास को समझेंगे। आज की भी क्लास में हम उसी को समझेंगे, कल की क्लास में भी हम उसी को समझेंगे। तो आर्थिक विकास इज ए वेरी ह्यूज कंसेप्ट, इसको आप हल्के में मत लेना। और ये भी मत समझना सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके क्या लेना देना है आपके अर्थव्यवस्था से। बहुत बड़ा ताल्लुक इसका जुड़ा हुआ है, इससे ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो यहीं से आपकी क्लैरिटी आपकी आएगी। तो आप बने रहना हमारे साथ। आर्थिक विकास, अब आर्थिक विकास में पहले ही आपको बोल चुका हूं कि ये एक व्यापक अवधारणा है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें आप खुद अभी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा, इतना सब कुछ होता है इसमें। और इसमें क्या है, मैंने बताया कि इसमें क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों पे, क्वालिटी और क्वांटिटी पे दोनों पे इसमें बात की जाती है। और इसमें क्या है, आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि भी शामिल होती है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी शामिल होती है। जिन साधनों से यानी रिसोर्सेस से उस देश में उत्पादन हो रहा है उनका कुशलता पूर्वक दोहन क्या है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। देखिए किन किन चीज़ों पे बात की जाती है। जैसे कि कोई एक देश है और उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती ही होती है, उनमें आर्थिक विकास तो होता ही होता है। तो जिन भी साधनों से हो रहा है, जो भी आपके क्या हैं, आपके रिसोर्सेस हैं, उनका कुशलतापूर्वक अगर दोहन किया जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा यूटिलाइज उनका किया जा रहा है, अच्छे लेवल पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसमें आपकी क्या है निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। क्या है उसमें क्या है, निरंतर वृद्धि आपकी क्या है होनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल सही बात है, उसमें निरंतर वृद्धि आपकी होनी ही चाहिए। इससे आपकी क्या है, इससे आपकी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी तो इससे आपका क्या होगा, इकोनॉमिक आपका जो है ग्रोथ है, इकोनॉमिक जो वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, वो बहुत अच्छे लेवल पे होगी। और ये सारी अगर अच्छे लेवल पे होगी और इसमें अगर गुणवत्ता का भी आपका समावेश कर देंगे, गुणवत्ता इसमें आ जाएगी, मतलब लोगों के हेल्थ पर भी बात होगी। इसमें अच्छी इनकम होगी तो अच्छा हेल्थ भी होगा उनका, अच्छी एजुकेशन भी होगी उनकी, अच्छा उनका स्वास्थ्य भी होगा, अच्छी जगह वो सारी चीज़ें, अच्छी सारी चीज़ें डेवलप कर पाएंगे, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें वो कर पाएंगे अगर ये उनका उत्पादन का कुशलतापूर्वक दोहन होगा और बड़ा ही ग्रीन लेवल पे, ग्रीन बोले तो बेहतरीन लेवल पे अगर उनका रिसोर्सेज का यूज होता है। तो अब देखिए तो वो क्या क्या करेंगे, समग्र विकास करेंगे, समग्र उनका कल्याण होगा। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन सारी चीज़ों का विकास होगा ही होगा। इनमें किसमें, आपके आर्थिक विकास में। देखिए आर्थिक विकास जो है ना, आर्थिक विकास में दोनों चीज़ें शामिल हैं, आर्थिक वृद्धि भी शामिल है और आपकी क्या है अन्य चीज़ें भी शामिल हैं, जिससे आर्थिक विकास कहलाता है। जिसमें आपका समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, ओवरऑल वेलबींग हो गई, मजबूत आधारभूत संरचना यानी कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट, उत्पादकता में और तकनीकी में सुधार, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट और जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी आपका इसमें आता है। अब आगे आइए, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, परंतु आर्थिक समृद्धि में आर्थिक विकास शामिल हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप याद रखना। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, आर्थिक जो वृद्धि थी उसका सही मापन कैसे हम कर रहे थे, पीसीआई के द्वारा। क्या आप जीडीपी को माप लें, आप पीसीआई को माप लें, राष्ट्रीय इनकम को माप लें, आपका क्या हो जाएगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या है, एक तरीके से मैं बोलूं तो मापन हो जाएगा। लेकिन आर्थिक विकास का मापन कैसे करोगे, आर्थिक विकास को कैसे आप उसको मेजर करोगे। तो मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब समझते हैं कैसे करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे कि आधारभूत जो आवश्यक संरचनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनका देखना होगा कि वो हमारी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, जो बेसिक नीड अप्रोच में आती हैं, जैसे कि रोटी हुआ, कपड़ा हुआ,
मकान हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है बेसिक नीड में आती हैं। आपकी क्या है आधारभूत आवश्यकताएं, वैसे तो आधारभूत आवश्यकताएं ये हैं, लेकिन अब इनको भी आपका इसमें ऐड किया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ऐड किया गया है। ये बहुत जरूरी है आपका। और उसके बाद जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जैसे कि आपका क्या है आप कितना आपका क्या है आप प्रोटीन ले रहे हो, कितने कैलोरी आप भोजन ले रहे हो, तो ये फिजिकल गुणवत्ता सूचकांक भी इसमें बहुत जरूरी होता है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे, जिसमें आपकी कैलोरी को मापा जाता है, एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए पर डे। अगर वो गांव के लेवल पे है या शहर के लेवल पे तो कितनी कैलोरी उसको पर डे चाहिए, वो भी बेस्ट लेवल पे आपको चाहिए होती है। तो और क्रय शक्ति क्षमता, एक व्यक्ति के क्रय शक्ति जो क्षमता होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है, उसके आधार पर भी इसका मापन किया जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है, हम इसको समझेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। जैसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे हमारी विश्व की तीसरी इकोनॉमी है। वैसे तो हमारी पांचवी इकोनॉमी है, पांचवी शायद छठवीं इकोनॉमी है, पांचवी इकोनॉमी है, लेकिन आपकी कहीं कहीं पे चौथी इकोनॉमी भी आती है, कहीं कहीं पे आपकी पांचवी भी आती है। लेकिन जो पीपीपी के आधार पे वो हमारी तीसरी इकोनॉमी, आपकी विश्व की सबसे तीसरी इकोनॉमी है बड़ी। अब देखिए आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है सर, इसको समझ लेते हैं। देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, जैसे कि ये आपका इंडिया है, ये आपका अमेरिका है। अब इंडिया में आपको अगर एक कोई शर्ट लेनी है तो मान लिया कि आपको 200 रुपये में वो शर्ट आपकी क्या है मिल जा रही है। आपको क्या है 200 रुपये में आप क्या है वो आपकी क्या है आप ले पा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में वही सेम शर्ट आपको 1000 रुपये में मिल रही है। मतलब आपकी जो पैसे की जो परचेजिंग पावर, शर्ट वही है, लेकिन वहाँ की जो परचेजिंग पावर है, वहाँ की जो परचेजिंग पावर है वो आप 1000 रुपये तक में आप वो खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है आप 200 रुपये में वो चीज़ खरीद सकते हैं। तो परचेजिंग पावर आपकी कहाँ की बेहतर है, आप यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपके क्या है लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोगों के पास क्या है ज़्यादा रुपया होगा। जबकि यहाँ पे आपका क्या है लोगों के पास आपका क्या है कम पैसा। जैसे कि आप किसी आप आप ठेले पे जाएं तो वहाँ पे आप पाव भाजी 10 20 50 में, या आप किसी ठेले पे जाके आपने देखा होगा आपका ये छोले भटूरे जैसे होते हैं 30 रुपये में, आप क्या है आप 30 25 रुपये में आपका क्या पेट भर के खाना आप खा लेते हैं। तो मतलब वहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर क्या है 30 रुपये में आप अपनी क्या है भूख को मिटा ले रहे हैं। लेकिन आप किसी आप क्या बोलता हूँ बड़े उसमें ढाबे पे जाइए या बड़े उस पे जाइए, होटल्स में जाइए, तो आपका क्या है वही बिल जो आपका 30 रुपये था वही आपका 300 पे चला जाता है या आपका 500 पे चला जाता है। तो ये आपकी क्या है परचेजिंग पावर, मतलब वहाँ की परचेजिंग पावर अलग है और वहाँ की अलग है। आप शोरूम से कोई कपड़ा लीजिए, वो आपका 1000 रुपये की जीन्स देगा या 2000 रुपये की जीन्स देगा। आप किसी फुटपाथ से ले लीजिए, आपको 100 200 रुपये की मिल जाती है। तो यही आपकी क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी को दर्शाता है कि आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी है, आप कितने मतलब कितने तक की चीज़ें खरीद सकते हो। तो आप जैसे आप अपने ही आप लेवल पे देखिए ना, आप अपने ही लेवल पे देखिए, कोई कहता है मैं तो ये 1000 रुपये की शर्ट लाया हूँ, एक कहता है अरे मेरी ये 200 रुपये की है। आप जैसे ही अपने 200 का दूसरे ने 1000 रुपये का, आपकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। हालांकि शर्ट की क्वालिटी चाहे सेम हो, लेकिन वो परचेजिंग पावर से आपके क्या है आपके विकास, आपकी आपके ओहदे, आपकी मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आपका एक तरीके से इंसान आपको क्या करने लगता है जज करने लगता है। तो ये भी आपकी क्या है एक परचेजिंग पावर पैरिटी आपका क्या है इसमें एक हिस्सा है। इसका देखिए पीपीपी आपकी दो तरह की, एक परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, इसकी फुल फॉर्म, एक होती है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होती है, इसकी भी बात करेंगे हम। तो ये आपको समझ आया होगा। अब एक होता है निबल आर्थिक कल्याण यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब आपने ओवरऑल एक तरीके से इसको बोलें तो ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें आपकी कितना आपने बीमारी पे खर्च किया, इतना ये खर्च किया वो खर्च किया, आप कितना मतलब ये एकदम से निबल इकोनॉमिक ग्रोथ आपने किया है, नेट आपने डेवलपमेंट किया है। मतलब आप अभी कितने थे, आपने थोड़ा नेक्स्ट टाइम के बाद कितने डेवलप हो गए हैं, ये आपका नेबल आपका इसमें आता है। मतलब एक तरीके से होल डेवलपमेंट की ही बात की जा रही है। और मानव विकास सूचकांक को भी देखा जाता है, इसमें मानव विकास सूचकांक को भी देखा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी देखा जाता है। तो ये 5 आपके दृष्टिकोण है, 5 अप्रोच हैं जिन पे आपका आर्थिक विकास का मापन किया जाता है।
हालांकि इसमें ये 5 ही जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये 5 आप चीज़ें मानिए। आधारभूत आवश्यकताएं चाहिए, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्रय शक्ति क्षमता, निबल आर्थिक ग्रोथ, मानव विकास सूचकांक। अब हम इनके बारे में एक एक चीज करके पढ़ते हैं। देखिए, आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में पढ़ते हैं। ये जो बेसिक नीड अप्रोच इन्होंने दिया है, जो आपकी नीड्स होती हैं उनके बारे में जो प्रस्तुति दी है वो किसने, हिग्स पॉल स्ट्रीटन ने दी है। किसने, हिग्स पॉल स्ट्रीटन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में क्या है बोला है। इन्होंने ही आपका क्या है इसके बारे में, मतलब ये जो आर्थिक जो आधारभूत आवश्यकताओं का जो कॉन्सेप्ट है वो हिग्स पॉल स्ट्रीटन ने दिया था, ऐसा आप समझिए। और मानव विकास के लिए मुख्य आयामों को यानी मुख्य डायमेंशन को इन्होंने जरूरी बताया था कि एक व्यक्ति अपना विकास कैसे कर सकता है, अपना आर्थिक डेवलपमेंट कैसे कर सकता है। इसके लिए इन्होंने इसमें कुछ बेसिक आपके क्या हैं, क्या बोलता हूँ, जो आधारभूत आपके क्या हैं डायमेंशन बताए हैं। जैसे कि ये आपके क्या हैं, मूल आवश्यकताएं आपकी, ये आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आवास। और उसके संकेतक आपके ये हैं, क्या है, ये आपके इंडिकेटर्स हैं। अब देखिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन। अब एजुकेशन की बात करते हैं तो कम से कम इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अगर अपना विकास करना चाहता है तो प्राइमरी लेवल पे प्राथमिक शिक्षा तो उसके पास होनी ही चाहिए। फिर उसने कहा है, फिर ये कहते हैं आपका हेल्थ भी बहुत मायने रखता है। अगर आप हेल्थी नहीं है, आपको पढ़ा लिखा माना जाता है लेकिन आप हर समय बीमार रहते हैं, तो आपका ये कैसे डेवलपमेंट माना जाए कि आपका आप मानव विकसित हो चुके हैं, आपका आर्थिक विकास हो चुका है। तो स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य से आपका क्या है, आपका स्वास्थ्य किस चीज़ पे मेजर किया जाएगा कि आपकी जो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो आपकी किस तरह की है। सर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इसको जरा समझाइए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा ये क्या होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये क्या होती है, जैसे कि आज हमारी एवरेज एज 60-60 ईयर्स मानी है। तो 60 ईयर्स मतलब एक व्यक्ति कितना जीता है, ये उसके स्वास्थ्य पे ही तो डिपेंड करेगा। वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, कैसा वहाँ पे फूड है, कैसे लोग जी रहे हैं। अगर किसी की आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल में ही कोई डेथ हो जा रहा है, या 40 साल में ही कोई हो जा रहा है, या फिर 60 साल में होता है, तो ये उसकी क्या है, जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है कि एक व्यक्ति कितना जी रहा है, उसके जीवन की क्या आशा है, कितने दिनों तक वो जीता है। यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं 1770 के आसपास जब अकाल पड़ रहे थे, उस टाइम पे भारतीयों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, वो मात्र 19 साल रह गई थी, क्योंकि इतना बुरी हालत में वो लोग जी रहे थे। उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था, 2-2 4-4 दिन भूखे रह रहे थे, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई थी। तो ये अगर आपको विकास करना है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बहुत ध्यान देना है। खाद्य यानी फूड्स, प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी ले रहा है, कितना मतलब अच्छा भोजन ले रहा है, वो भी आपका क्या है, ये आपके क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें मेजर होती हैं। जैसे कि ग्रामीण लेवल पे अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, ग्रामीण लेवल पे आपका क्या होना चाहिए था, 2400 कैलोरी होना चाहिए था, और शहरी लेवल पे आपका कितना होना चाहिए था, आपका 2100। क्योंकि ग्रामीण लेवल पे आपको लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शहर के लोगों को थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने ये उल्टा लिख दिया है। जो 2100 कैलोरी है वो आपका किसके लिए, इनके लिए है, और जो आपकी 24 है वो आपकी इनके लिए है। तो थोड़ा सा उल्टा है, मैं इसको सही कर दूंगा। और स्वच्छता, स्वच्छता पे देखिए सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन में क्या है आपका, सैनिटेशन में कि इससे आपको क्या होता है, देखिए स्वच्छता, जैसे कि इसमें बाल मृत्यु दर भी इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी को इसमें रखा गया है, सफाई में रहने वाली जनसंख्या को इसमें रखा गया है कि कितने लोग आपके क्या हैं, स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, कितने लोग साफ सुथरी जगह पे रह रहे हैं। और इससे आपका क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं कि बच्चे का किसी भी मतलब जो होता है वो कितने बेहतरीन लेवल पे आपका क्या होता है, उसका जन्म होता है, प्रसव वगैरह किस तरह से हो रहा है। ये चाइल्ड मोर्टेलिटी इसी पे आपकी क्या है बेस्ड होती है। सफाई में रहने से आपकी क्या है, आप मतलब बेहतर आपके क्या हो स्वास्थ्य होता है। तो डेथ जो होती है, मोर्टेलिटी रेट होती है, ये कम ही होती है फिर। तो ये भी आपके इसमें आ जाती है। जल आपूर्ति, लोग कैसा पानी पी रहे हैं, साफ पानी, पेयजल पीने, ड्रिंकिंग वाटर पीने वाली जनसंख्या कितनी परसेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये इन सब चीज़ों पे आपका क्या है, आधारभूत संरचनाएं ये आपकी क्या दर्शाती हैं, आर्थिक विकास को ही दर्शाती हैं।
आवास आपका कैसी जगह पे रह रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ये स्वास्थ्य का संबंध फूड से है और फूड आपका क्या है, आपका स्वच्छता से, स्वच्छता आपका जल से भी है। ये सारी चीज़ें आपकी आपस में कनेक्टेड हैं। घर आपका कैसा है, कच्चा है या पक्का है, किराए का है या नहीं भी है, ये सब आपके आर्थिक विकास में आता है। कच्चे घर में है तो आपका आर्थिक विकास कम है, अच्छे घर में है, पक्के घर में है, आपका एक आर्थिक विकास बेहतर है। ये सब चीज़ें मेजर की जाती हैं आपकी क्या है, आधारभूत आवश्यकताओं में। ये सारी क्या है, बेसिक नीड्स हैं आपकी। इनको तो आपको चाहिए कि आपको शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, क्या आपको खाद्य नहीं चाहिए, क्या आपको सफाई नहीं चाहिए, क्या आपको पीने का पानी नहीं चाहिए, क्या आपको आवास रहने के लिए जगह नहीं चाहिए। ये सब बेसिक नीड्स ही तो हैं। अब देखिए इधर अगला आपका पॉइंट क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी कि PQLI पे बात करते हैं। ये PQLI क्या होता है, ये इससे अभी हम निकालेंगे कि हमारा क्या, इससे अभी हम एक फार्मूले को तैयार करेंगे कि आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। ये हम अभी इनको तैयार करेंगे, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जीवन का जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, इसकी जो स्थापना की थी, इसको जो विकसित किया था, वो मॉरिस ने 1976 में इसको क्या है, विकसित किया था। किसने किया था? मॉरिस ने 1976 में इसको विकसित किया था। और विकास के व्यापक अर्थों में इन्होंने 3 प्रमुख संकेतकों की गणना की थी। इन्होंने डेवलपमेंट के आधार पे 3 प्रमुख इंडिकेटर्स का इन्होंने क्या किया था, गणना की थी, जिसमें इन्होंने जीवन प्रत्याशा को दिखाया था, शिशु मृत्यु दर की बात की थी, और मौलिक साक्षरता, बेसिक लिटरेसी, यानी कि वही आपकी प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी इन्होंने। सारी चीज़ें ये आपस में कनेक्टेड हैं आपकी। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो ओवरऑल आपका कनेक्टेड रहेगा। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, और देखिए शिशु मृत्यु दर का भी इससे ही संबंध है, कितनी ये जीवन प्रत्याशा से। मौलिक साक्षरता भी इसी से संबंधित है। अब एक एक चीज़ को आप समझते हैं। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बेसिक आपकी लिटरेसी। अब देखिए जीवन प्रत्याशा को सबसे पहले समझते हैं। LEI क्या है? LEI इसका मतलब क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स क्या है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक एक तरीके से इसको मान लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे मापते हैं, जैसे कि कोई आपका एक कंट्री है, मान लिया ये कंट्री A, कंट्री B, कंट्री C, आपके ये क्या है, कंट्री आपके दिए हुए हैं। अब एक कंट्री ए है जिसमें लोग 35 वर्ष की एज तक जीते हैं, उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्वास्थ्य की जो जो स्थिति है वो बड़ी एक समस्या बनी हुई है, और पोषण की भी यहाँ पे बहुत लेवल पे कमी है। यहाँ का लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बहुत आपका क्या है, लो लेवल का होगा। लेकिन आप देखते हैं कि एक बी आपका कंट्री है जहाँ पे लोगों की आपकी क्या है, 70 वर्ष तक लोग जीते हैं। मतलब यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य है, गुड हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उच्च पोषण, यहाँ पे हाई न्यूट्रिशंस आपका यहाँ पे। तो ये लोग क्या हैं, ये बहुत अच्छे लेवल पे आपका क्या है, इनका आपका प्रोटीन, आपका सारा कुछ आपका मेंटेन है, न्यूट्रिशन सारी कुछ आपकी हेल्दी फूड्स आपके ये ले रहे हैं। और ये जो आपके हैं जो सी लेवल पे, यहाँ पे तो आपकी 100 वर्ष तक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी होने से क्या हो जाता है कि यहाँ पे वृद्ध जनसंख्या हो जाती है। ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी से भी आपका क्या हो जाता है, वृद्ध जनसंख्या। लेकिन यहाँ पे हेल्थ का तो स्ट्रक्चर बेहतर ही होगा ना। यहाँ पे जो प्रोटीन, यहाँ पे जो आपकी क्या है, क्वालिटी ऑफ फूड है, वो तो बेहतर ही होगा ना। यहाँ पे जो हेल्थ की बात की रही है, यहाँ पे जो एजुकेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे जो एक तरीके से मैं बोलूँ लोगों के जीने का, लोगों के रहने का, लोगों के आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितने बेहतर लेवल का होगा कि लोग 100 वर्ष तक जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आपकी बात करती हैं। लेकिन ये जो जनसंख्या है जो ज़्यादा वृद्ध हो जाती है, ओल्ड एज पॉपुलेशन हो जाती है, ये एक तरीके से समाज में बोझ का भी काम करती है, बोझ भी बन जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो आजकल आप समझते हैं इस बात को, मैं क्या ही इसको डिस्क्राइब करूं, एक्सप्लेन करूं। अब देखिए ये जो ओल्ड एज होती है इसका क्या होता है, लेकिन जो बेहतर लेवल की जनसंख्या होती है ना, जो एकदम बेस्ट क्वालिटी जनसंख्या होती है, वो आपकी कौन सी है, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड्स कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, जनसांख्यिक लाभांश बोलते हैं। वो आपकी कौन सी होती है, जिस जनसंख्या से कोई लाभ हो। जैसे कि 15 से 60 वर्ष की जनसंख्या, यानी 59 वर्ष की, या 15 से 65 वर्ष की जनसंख्या, ये आपकी किस में आती है, डिविडेंसी में। लाइफ क्या होती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में आती है, यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश में इस संख्या को कैलकुलेट किया जाता है।
तो ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए शिशु मृत्यु दर, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं नंबर डालना भूल जाता हूँ, पता नहीं मेरा ये क्या रहता है। नहीं, नंबर डालना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जैसे ये जीवन प्रत्याशा हो गई, ये शिशु मृत्यु दर हो गई। हाँ सही तो है, सही तो है, मैं ही भूल जा रहा हूँ, सही तो नंबर पड़ा है। अब देखिए शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको क्या बोलते हैं, IMRI, यानी कि आई बोले तो इन्फेंट, मोर्टेलिटी बोले तो एम, रेट बोले तो आर, और आई बोले तो इंडेक्स। क्या है, शिशु मृत्यु दर सूचकांक। इसमें देखिए ये जो हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निकालेंगे ना, ये PQLI वो आपका LI पे बेस्ड होगा, और आपका किस पे, IMRI पे होगा, और आपका किस पे होगा, और आपका क्या है, मौलिक जो आपकी लिटरेसी है इस पे। इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके ही आपका क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निकालेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, जैसे कि कोई बच्चा है, कोई पैदा हुआ बच्चा है, अगर वो अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर तक, मतलब अपना जो पहला बर्थडे आने वाला है, बिफोर हिज या हर फर्स्ट बर्थडे, अपने जन्मदिन से, अपने जन्मदिन से पहले, मतलब जो उसका पहले, जो मतलब अभी कोई बच्चा जन्म हुआ है, अब उसका जो अगला जन्मदिन आया उससे पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाए, अगर उससे पहले ही उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो क्या माना जाएगा, इसको शिशु मृत्यु दर में मतलब रखा जाएगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी भी इसको बोल सकते हैं, शिशु मृत्यु दर में इसको रखा जाएगा। हालांकि चाइल्ड मोर्टेलिटी में थोड़ा अलग भी आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझने के लिए मैंने एक ये लिया है, क्या लिया है, एक कंट्री आपका ए लिया है, एक कंट्री मैंने बी लिया है। इसको बहुत अच्छे से समझना, कंट्री ए और कंट्री बी, इनको समझने से पहले, इनको समझेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे 1000 बच्चे की मतलब क्या हुई, पैदाइश होती है, और 40 बच्चों की साल में क्या हो जा रही है, उनमें से डेथ हो जा रही है। यहाँ भी आपके क्या हैं, यहाँ भी 1000 बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेथ है वो आपकी 8 ही बच्चे हो रहे हैं डेथ। तो आप किसकी, आपको किस चीज़ को, आपको चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो किसको आप बेहतर मानेंगे, किस चीज़ को आप बेहतर, किस कंडीशन में आप बेहतर मानेंगे, इसको या इसको, ए या फिर बी। आपको जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं बी कंडीशन वाली जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना के तहत आपके क्या है, जो आपकी डिलीवरी वगैरह हो रही है, यहाँ पे संस्थागत प्रसव हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल आपकी डिलीवरी हो रही है, बेहतर प्रसव सुविधा यहाँ पे उपस्थित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री एम्बुलेंस की सर्विस है, प्रसव पर धनराशि भी मिलती है ताकि वो स्वास्थ्य पे, अपने हेल्थ पे आपके खर्चा भी कर सकें। माँ और बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए नर्सेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये कंडीशन बेहतर होती है, तो यहाँ पे ये जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम होता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट इतना क्यों होता है कि आपका क्या बोलता हूँ मैं, 40 बच्चे यहाँ पे डेथ हो जा रहे हैं 1000 में से, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वच्छता का अभाव यहाँ पे मिलता है। प्रसव की जो असुविधा है वो होम डिलीवरी, घर पे आपकी क्या हो जाती है, डिलीवरी करा लेते हैं, प्रसव करा लेते हैं, तो यहाँ पे उनको उतने बेहतर लेवल से उसकी परख तो होती नहीं है, समझ तो होती नहीं है, और ना ही उतना देखभाल हो पाता है। तो ये यहाँ पे मोर्टेलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए मौलिक साक्षरता, मौलिक साक्षरता जिसको BLI कहते हैं, बेसिक लिटरेसी इंडेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए, रीड एंड राइट आपको आना चाहिए, हस्ताक्षर आप कर लेते हो, आपके पास अवेयरनेस हो, आप अखबार जैसी, न्यूज़ जैसी चीज़ों को पढ़ पाते हो, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन जैसी जानकारी, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपको पैसे निकालने का जो फॉर्म भरना पड़ता है वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं आप फिर रहे हैं किसी से पूछ रहे हैं भाई मेरा भर दो, मेरा भर दो। आप जानते हैं, आप सब लोगों को, आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ये बेसिक मतलब जानकारी होती है जिसमें आप लिटरेसी को, बेसिक लिटरेसी को मापा जाता है। आप दस्तखत कर लें, आप अपना कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, तो आप लिख पाएँ, ये सारी आपकी बेसिक लिटरेसी में आती है। कोई नंबर नोट करना है, कुछ भी आपको ऐसे समझ लीजिए। अब इन्हीं के आधार पे हम क्या नापते हैं, इन्हीं के आधार पे हम PQLI को मापते हैं। क्या PQLI, देखिए PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। कैसे निकालेंगे, मैंने 1/3 कर दिया। 1/3 मतलब तीनों चीज़ों को निकाला जाएगा ना, तो तीनों चीज़ों को 1/3 किया, और एक तरफ क्या लिखा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स,
एक आपका IMRI मतलब कि शिशु मृत्यु दर, और एक आपका BLI, इन तीनों को मैंने रखा। अब यहाँ पे इनका देखा मैंने कि ये जो है 1/3 तो है ये, यहाँ पे ये 60 आ रहा है, लाइफ मतलब 60 साल जी रहा है कोई, यहाँ पे ये 20 आ रहा है, यहाँ पे ये 40 आ रहा है, मतलब ये एक प्रतिशत है, क्या है, एक परसेंटेज है। और इसको मैंने क्या किया है, इसको ये 1/3 और मल्टीप्लाई 120, जब इसको निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40। तो ये इस तरह से आपका क्या है, मतलब ये आपका क्या है, फॉर्मूला है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निकालने का, ये एक फॉर्मूला आपका है। तो ये आपको सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तो समझ आ ही रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं क्रय शक्ति क्षमता को। किसको समझते हैं, क्रय शक्ति क्षमता को समझते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी को समझते हैं। देखिए वैसे तो मैंने आपको ये समझा भी दिया है, लेकिन मैं और डीप में समझा देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। आप जब ये ऐसी पीडीएफ्स देखेंगे ना, आपको जब ये पीडीएफ्स मिलेंगी ना, परचेज आप करेंगे ही, तो बहुत अच्छे वे में आपको ये मिलेंगी। और मैं अभी इसको क्या है, A4 साइज में भी कर दूंगा। A4 साइज में मतलब ये जो एक स्लाइड है ना, ये आपको एक स्लाइड आपकी एक स्लाइड में ही दिख रही है, एक पेज में। मैं एक इन 3 स्लाइडों को एक पेज में रखूंगा ना, तब जाके आपको समझ आएगा कि सर कमाल ही कर दिया आपने तो पीडीएफ बना के। ऐसी पीडीएफ से आपको मैं नहीं कहता कि कहाँ मिल रही होंगी, लेकिन आपको समझ खुद ही आएगा कि ये कहाँ मिल रही होंगी। मैं नहीं जानता ये कहाँ आपको मिलेंगी, लेकिन मेरे अलावा कोई और ये देता होगा या नहीं देता होगा ये मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बेहतर लेवल की पीपीटी देता हूँ, पीपीटी पीडीएफ देता हूँ। अब देखिए क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, यह फुल फॉर्म याद रखना। मैंने यहाँ पे 2 टाइप की पीपीपी का जिक्र किया है, एक आपकी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता, एक आपकी क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, कुछ भी लिखा मिल जाए, सरकारी निजी कंपनी भागीदारी, मतलब इनमें सरकारी और निजी इन कंपनियों की जो भागीदारी होती है उसी को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, जिसमें सरकार प्लस निजी व्यक्ति की साझेदारी को दिखाया जाता है। ये आपने समझ लिया। अब ये जो पीपीपी का कॉन्सेप्ट है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये 1993 में इजाद हुआ था। ये किसके द्वारा इजाद किया गया था सर, ये अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, IMF है, यानी कि इंटरनेशनल जो क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, जिसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसी ने आपका क्या किया था, इसके बारे में बात की थी, इसी ने इसका क्या है, जिक्र किया था परचेजिंग पावर पैरिटी का। इसमें किस चीज़ों पे प्रयोग किया गया था कि विभिन्न देशों के रहन सहन को जो है जांचना, मतलब एक जो अच्छे, जिसके पास बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, वो महंगी महंगी चीज़ों को खरीदेगा, महंगी महंगी चीज़ों को क्या है, यूज करेगा। लेकिन जहाँ का स्टैंडर्ड आप लाइफ बड़ा ही लो है, वो आपका फुटपाथ से चीज़ों को ले लेगा, वो मतलब लो क्वालिटी की चीज़ों का भी इस्तेमाल करेगा। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, आप कितनी बेहतर चीज़ों को परचेज कर पा रहे हैं, कितनी आपके पास परचेजिंग करने की कैपेसिटी है, पावर है, तो ये आपको दर्शाता है। वर्तमान में जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, देशों की पीपीपी का निर्धारण करता है, क्रय शक्ति क्षमता का निर्धारण कौन करता है, ये आपका वर्ल्ड बैंक करता है। वैसे तो इसकी शुरुआत किसने की थी, IMF ने की थी, लेकिन इसकी जो वर्तमान में जो जो रैंक निकालती है, जो रैंक आपकी आती है, उसकी जो जांच करता है वो विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता का निर्धारण करता है। अब देखिए इंडिया में, देखिए यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे आपका देखिए इंडिया और USA, मैंने आपको बताया था वही, एक शर्ट का जो प्राइस है आपका यहाँ पे मान लिया कि 500 रुपये, और आपका USA में उसी का 5000 रुपये है। तो किसकी परचेजिंग पावर बेहतर है, आप जाहिर सी बात है USA वालों की ही होगी। अब ये आपको समझ आ ही गया था। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है ना, मैंने आपको वर्ल्ड बैंक बताया कि वर्ल्ड बैंक इसकी क्या है, जांच करता है, निर्धारित करता है। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो किन चीज़ों को मिला के हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक आपका कैसे बना, एक IBRD है, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, एक संस्था है, तो इसको मिलाया गया। और IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों संस्थाओं को मिला दिया गया और बना दिया क्या गया, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कर दी। और वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, पीपीपी का क्या कर रहा है, निर्धारण करता है। तो ये आपको पीपीपी भी आपको समझ आया होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी आपको समझ आई होगी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आपको समझ आई होगी।
आ गए हम अपने लास्ट में, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, मैं बहुत अच्छी एक बात आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आज तो आपकी क्लास यही मिलने वाली है, आज तो आपकी यही क्लास मिलेगी, लेकिन मैं कल से मेरा प्रयास रहेगा, मैं एक ऐसी कोशिश करूँगा कि मैं साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर पाऊँ। लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसा कंटेंट बनाने में, मैं मतलब एकदम हिल जाता हूँ ऐसा कंटेंट बनाने में। तो टाइम नहीं मिल पाता है कि और कंटेंट कैसे रेडी कर पाऊँ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, साइंस की भी क्लास लाऊंगा, हल्की छोटी सी क्लास लाऊं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, साइंस बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल भी नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छे लेवल से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप खुद ही देखना मैं कैसे पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं साइंस से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो साइंस भी मैं लेके आऊँगा और ये भी चलाऊँगा साथ में। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक प्रैक्टिस सेट भी लाना चाहता हूँ, जिसमें मैं देखिए डेली तो मैं हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट नहीं ला सकता, क्योंकि मैं उतनी क्लासें नहीं अकेले करा सकता ना। मैं चाहता हूँ एक सब्जेक्ट का डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। जैसे कि मान लिया मैं आज हिस्ट्री का लेके आ रहा हूँ, तो कल मैं हो सकता है ज्योग्राफी का भी एक प्रैक्टिस सेट ले आऊँ, हो सकता है कल उसके अगले दिन मैं इकोनॉमी का लेके आ जाऊँ, हो सकता है उसके अगले दिन मैं पॉलिटी का लेके आ जाऊँ। तो क्या इस लेवल पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? आप लोग ही बताइएगा कि अगर चाहूँ तो करूँ। और मेरे जो प्रश्न होंगे ना, वो मैं ज़्यादातर गूगल से ही उठाऊँगा, क्योंकि मुझे टाइप करने का टाइम बहुत कम मिलेगा। तो अगर टाइप करूँगा तो फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है। मुझे दुकान पे भी बैठना होता है और ये भी करना होता है, पीपीटी भी बनानी होती है, अपनी भी पढ़ाई करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं उलझ सा रह जाता हूँ। अगर मैं कहीं चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, तो फिर उस दिन की क्या है, सारा सत्यानाश हो जाता है। तो क्या है, आपको मैंने बता ही दिया है कि मैं क्या करना सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ तो मैं ये करूँगा भी अगर मुझसे हुआ तो। अब आपको पता ही है, संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं ये वाली, और ये आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पे जाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडी को डेवलप कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगी हैं, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और पीडीएफ के लिए दोस्तों, ये हमारा महान सर चैनल टेलीग्राम पे आप सर्च करना, लिंक से पहली बात तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता ही है, लेकिन अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप महान सर सर्च करना जाके, आपको चैनल मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर लेना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।